तो मैंने बताया था कि 1853 के बाद जो है एक प्रमुख घटना हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 का जो रिवोल्ट है उससे जो है पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गया था। ठीक है, तो रिवोल्ट के डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, सबको मेरे ख्याल से पता ही है कि हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था 1857 का रिवोल्ट। उसमें यहाँ के इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि ब्रिटेन के गवर्नमेंट को जो है ओवरथ्रो करने के लिए, कि ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और फिर उसके बाद से जो है गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई और ये हुआ एक परिणाम की जो है कंपनी के हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन लेके वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, यानी कि क्वीन के हाथ में, क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ ताकि इंडिया में जो है प्रॉपरली रूल किया जा सके। तो क्राउन के हाथ में चला गया पावर। तो यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, द रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द क्राउन इन इंडिया। ठीक है, तो क्राउन का जो है रूल अब चलने लगा, कंपनी को खत्म कर दिया गया, कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, द पावर्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन were to be exercised by the Secretary of State for India and was to be assisted by the Council of India having 15 members. तो अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया पावर, तो उन्होंने अरेंजमेंट अपने हिसाब से किया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता था। ठीक है, तो उसको दे दिया गया कि अब रानी तो खुद जाके देखेंगे नहीं कि वहाँ पे राजकाज वो जो है चीज़ें कैसे चल रही है, तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट क्रिएट किया और वही देखेंगे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वैसे लंदन में ही रहते थे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही रहते थे। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे वाइसराय काम करते थे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम वाइसराय कर दिया गया। तो ये सिस्टम किया गया। ठीक है, तो द पावर्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उनको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें 15 मेंबर रखे गए थे। और आगे जाके एक एक्ट में देखेंगे, कुछ आगे जाके एक एक्ट में जो है ये काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म कर दिया गया, तो वो बाद की बात है, अभी फिलहाल ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, he was vested with complete authority and control over the Indian administration through the viceroy as his agent। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है तो उनको कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट पावर और कंट्रोल दे दिया गया इंडिया को चलाने के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। और उनके एजेंट के रूप में वाइसराय थे, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, तो जाहिर सी बात है वो लंदन में ही रहेंगे। आ सकते हैं कभी कभार इंडिया, अलग बात है, लेकिन जो परमानेंट यहाँ पे रहने वाले जो थे वो वाइसराय थे। और ये वाइसराय नाम जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है नया नामकरण, नया नाम दिया गया था, वाइसराय ऑफ इंडिया। और जब ये नया नाम दिया गया तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया पे आए। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा कि इस एक्ट के माध्यम से हुआ और फर्स्ट वाइसराय थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और इस एक्ट में लास्ट पॉइंट है, इट एबोलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कंपनी एक तरीके से खत्म कर दिया गया उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि वो एडमिनिस्टर नहीं करेगा इंडिया को, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी जरूरत नहीं रही, तो खत्म कर दिया गया और सीधे जो क्वीन है वो रूल करने लगी। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसा
उसके बाद जो है 1858 के बाद अगला एक्ट आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। 1861 में एक ये आया नया, कुछ सुधार की जरूरत पड़ी होगी, चेंज की जरूरत पड़ी होगी इम्प्रूवमेंट के लिए, ये आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशंस लाइक वाइसरायज लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉन ऑफिशियल, 3 इंडियंस एंटर्ड इट। तो हमने पढ़ा था कि वाइसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल था और वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था। तो इस एक्ट के माध्यम से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय के, ठीक है। और वो लोग जो है नॉन ऑफिशियल लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, एक एडवाइजरी के रूप में जो है सलाह के देने के लिए उसी रूप में थे, इसीलिए नॉन ऑफिशियल लिखा हुआ है। और 3 इंडियन को नॉमिनेट किया गया, ठीक है। तो उसमें एक 3 इंडियंस में से एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे, और एक मिस्टर दिनकर राव थे, वो भी राजा ही थे। तो ये 3 लोगों को एंट्री दी गई, नॉमिनेट किया गया वाइसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तरह से वाइसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसी तरह वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था। तो उसमें भी जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री दी गई कुछ इंडियंस को, ठीक है। क्योंकि इंडिया में मांग बढ़ रही थी कि आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और ब्रिटेन के लोग ही जो है सारे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो हमें भी तो शामिल कीजिए कि हम शासन आप हमारे ऊपर कर रहे हैं और हम ही कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आप हमें शासन में कुछ तो हिस्सेदारी दीजिए। तो दी गई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो बहुत रिच थे राजा वगैरह जो है, जो गवर्नमेंट के साथ अच्छी बनती थी, तो उन्हीं लोगों को जो है इसमें नॉमिनेट किया जाता था। और ये नॉमिनेट भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती थी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अच्छे रिलेशन थे तभी किए जाते थे। अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन या इस तरह से नहीं होता था कि यहाँ की जनता चुन रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेयर एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंसेस, ठीक है। अभी तक सिर्फ सेंटर पे था, अब जो है जो प्रोविंसेस थे, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया का जहाँ शासन था, ठीक है, जहाँ पे राजा लोग थे वहाँ पे नहीं, अभी भी ब्रिटिश इंडिया की ही बात हो रही है। तो ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट्स थे उनको प्रोविंसेस कहे जाते थे। तो अब जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि लॉ बनाने के लिए जो एक बॉडी है वो अब प्रोविंसेस में भी जरूरत पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सेंटर से ही सब कुछ रूल बनता था और सब कुछ होता था। अब जो है राज्यों को भी थोड़ा पावर दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो अभी जैसे होता है कि जैसे शिक्षा का मंत्रालय है, एचआरडी मिनिस्ट्री, तो एक आदमी को दिया गया हेड करने के लिए, तो उसी तरह से हर एक चीज़ के लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया तो उसका हेड एक आदमी को बनाया गया, तो इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इंचार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट इस तरह से क्रिएट किया गया, तो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल जो है पहचान दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस। अब जानते हैं, हमने अभी तक देखा था पिछले एक्ट्स में कि बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस के जो पावर्स है वो जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अंडर में कर दिया गया था, यानी कि बंगाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तरह से इम्पोर्टेंस दिया गया था क्योंकि वही सेंटर था। लेकिन अब जो है बॉम्बे और मद्रास को फिर से दे दिया गया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आप देख सकते हैं की शुरुआत हो रही है। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक जगह से जो है इतने बड़े इंडिया को रूल किया जाएगा। जो वहाँ के जो लोकल है, जो बॉम्बे में है, तो वो बॉम्बे का देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मद्रास के हैं वो वहाँ का देखेंगे गवर्नर। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द वाइसराय हैड द पावर टू ओवर रूल द काउंसिल इफ नेसेसरी, ठीक है। तो जो वाइसराय थे, तो जो प्रोविंसेस में काउंसिल बनाया गया है या फिर जो सेंटर पे था, तो उन्होंने मान लीजिए कि कोई डिसीजन लिया,
ठीक है। लेकिन वायसराय को ऐसा मैसेज दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि ये हमारे हित में नहीं है, ब्रिटिश के लिए हित में नहीं है, तो वायसराय जो है वो उसको रद्द कर सकते थे और अपना जो है कोई रूल जो है ला सकते थे। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग पावर है वायसराय के पास, देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है। तो इसमें लास्ट पॉइंट है, द गवर्नर जनरल ऑल्सो हैड द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस विदाउट द काउंसिल्स कंकरेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अगर इमरजेंसी की कोई घटना होती है तो उस समय जो है गवर्नर जनरल, एक्चुअली यहाँ गवर्नर जनरल नहीं वायसराय ही होना चाहिए था, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके 1858 से वायसराय कर दिया गया था। तो ये आप इसको वायसराय ही समझे, ये जो ऊपर वायसराय, ठीक है। तो उनको जो है इमरजेंसी के टाइम पे इवन काउंसिल को कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो जो काउंसिल है उतना इफेक्टिव नहीं था, आप देख सकते हैं। तो इमरजेंसी के समय में उनको बिना कंसल्ट किए भी जो है ऑर्डिनेंसेस यानी कि कुछ रूल बनाने की जरूरत पड़ी तो वो रूल लागू बना सकते थे, लागू कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि वायसराय के पास कितना ओवरराइडिंग पावर था। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। क्लियर है? हेलो मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून, मनोज बोल रहे हैं। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। यस मैम, ये पूछना था मैम, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भारतीय मतलब राजा भी थे, वहाँ पे मेंबरशिप मिला, लेकिन उनका अधिकार जो था केवल मतलब कि सलाह के रूप में ही था। फिर भी सिंबॉलिक मान सकते हैं कि जो मतलब कि भारतीय का जो आंदोलन चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप ही ये मिला था। उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका मतलब लॉन्ग टर्म में आगे चलकर उसका प्रभाव किस तरह पड़ा, किस तरह हम देख सकते हैं उसको? देखिए, अभी तो हम 1861 में हैं, तो साथ साथ में स्वतंत्रता की भी जो है लड़ाई चल रही थी। और फिर गांधी जी आए, तब से जो है एक पूरा ऑल इंडिया मूवमेंट जो है माना गया, नहीं तो उसके पहले इतना इफेक्टिव नहीं चल रहा था। तो धीरे धीरे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव दिखेगा। तो जो आजादी स्वतंत्रता की मांग थी, तो उसमें यही था कि हमारा अपना शासन हो। धीरे धीरे जो है ये मांग जोर पकड़ने लगी और उसका जो है जो इफेक्ट है आप देख सकते हैं। जो उस समय के एक्ट बन रहे थे, लेकिन अभी हम 1861 में हैं, तो अभी तक बहुत ऐसा नहीं हुआ था। बस ये है कि मांग जो है पकड़ रही थी कि हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो हमारे लोग भी हमें ठीक है, तो यही चीजें चल रही थी। ठीक है, यानी कि सिंबॉलिक जीत हो सकती है, सिंबॉलिक जीत हो सकती है वहाँ पे। सिंबॉलिक ही चल रहा है एक तरीके से। यस। तो स्टार्ट कम से कम हुआ, सिंबॉलिक ही सही, तो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1861 के बाद देख सकते हैं बहुत लंबे टाइम बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि नॉमिनेशन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि नॉमिनेशन, नॉमिनेट ही कर सकते थे। अभी तक जो है सरकार ही नॉमिनेट करेगी, जो ब्रिटिश है उन्हीं के हाथ में पावर है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएगी। लेकिन यहाँ की जो बॉडीज हैं जैसे कि क्या कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, इवन यूनिवर्सिटीज, इन सबको भी जो है दिया गया कि आप बताइए कि कौन इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, और अगर जो है उसका योग्य समझा गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेगी। तो यूनिवर्सिटीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के कई सारे जो हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह जो होते हैं वो सबको जो है दिया गया। तो इसका आप अभी देख सकते हैं कि ऐसा जो है कुछ कुछ ऐसा अभी भी होता है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है शामिल रहते हैं।
गवर्नमेंट में या फिर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इनलार्ज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसके साइज को भी इसके माध्यम से बड़ा किया गया, उस यानी कि मेंबरशिप की संख्या बढ़ाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है इट इनलार्ज द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है अभी तक बहुत कम पावर था, लेकिन अब जाके इस एक्ट के माध्यम से पावर दिया गया कि जो बजट है, जो पूरे ऑल इंडिया का जो बजट है उसको डिस्कस किया जा सके, और क्वेश्चन भी जो है वो कुछ जो है उस पर अगर है डाउट्स या क्वेश्चन है तो उस पर किया जा सके, लेकिन उसके ऊपर भी लिमिटेशन था, सर्टेन लिमिटेशन था, यानी कि कुछ भी नहीं पूछ सकते थे, तो वो सर्टेन लिमिटेशन का पालन करना होता था। लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर जो है बढ़ता जा रहा है और फंक्शन यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो मॉडल थे वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, जो मैंने बताया कि नियुक्त किए जाते थे, और मिंटो जो यहाँ के वायसराय थे। तो इसको इन लोगों ने बनाया था, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं इसको। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट बट इन सम केसेस। ठीक है, तो जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उसमें जो है डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई कि जो है जो जनता जो है वो वोट करे। ये पहली बार ऐसा आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है, क्योंकि बहुत मांग उठ रही थी कि यहाँ की जनता जो है वो वोट करे कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में ही हुआ, सारे प्रोविंसेस जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से ब्रिटिश इंडिया था सारे जगह नहीं किया गया। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप देख सकते हैं कि बहुत मांग उठी, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था इंडियंस की तरफ से। तो ये कुछ केसेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अच्छा ऐसा करके देखते हैं। ये बात अभी सोचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट चेंज द नेम ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जो सेंटर पे था, प्रोविंसेस में नहीं, जो सबसे बड़ा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका जो है नाम चेंज कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट है द मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 60 फ्रॉम 16। तो जो है ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बदले यहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। यहाँ पे आप सेंटर को हटा के इंपीरियल समझिएगा। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 मेंबर्स थे, तो अब जो है स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड हेंस लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये इस एक्ट का जो है शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट के माध्यम से किया क्या गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम को। अब ये क्या है चीज़, तो मुस्लिम्स जो इंडिया में थे जाहिर सी बात है माइनॉरिटी में थे, लेकिन हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा संख्या उनकी थी। लेकिन उस प्रोपोर्शन में ऐसा लग रहा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, तो ये सब जगह जो है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है उतने अनुपात में, बहुत कम है, ना के बराबर। तो उस समय जो मुस्लिम नेता ये लोग जो उभर रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, ये बात कही कि देख लीजिए कि इतना हमारा कम रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमारी बात जो है आखिर सुनी जानी चाहिए, रखने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक जनरल टाइप से इलेक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू मेजोरिटी है, तो हिंदू लोग ही चुन के नेता के रूप में आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी बात जो है, हमारे समुदाय का जो है, हमारे वर्ग की बात ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, रखी नहीं जा रही है। तो ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट ये चीज़ है
कि मान लीजिए कि कोई कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो उसमें जो है मुस्लिम वर्ग का ही कोई आदमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा होगा, यानी कि वो मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व की गई कि वो जो कोई भी जीतेगा वो मुस्लिम ही होगा। तो मुस्लिम सारे कैंडिडेट्स मुस्लिम खड़े होंगे और जो वोट करेंगे वो उस कंस्टिट्यूएंसी के सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। तो इसको बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट। और एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट होता है, तो वो अलग चीज है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में मैं थोड़ा सा बस ये बता दे रही हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ ज्वाइंट इलेक्टोरेट चल ही रहा था। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ये होता है कि वो रिजर्व रहेगा उस कम्युनिटी के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुस्लिम के लिए, लेकिन वोट सभी करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी करेंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में जो इलेक्टोरेट यानी कि वोटर्स होंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स होंगे। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और ये माना गया कि जो है डिवाइड एंड रूल की तरफ से एक स्टेप माना गया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो यहाँ पे आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही थी, तो उसको कमजोर करने के लिए डिवाइड एंड रूल का एक एग्जांपल ये आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। और जो लॉर्ड मिंटो यहाँ पे वायसराय थे, तो इसमें इनका अहम रोल था, तो इसलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। कम्युनल जो है मेरे ख्याल से संप्रदाय होता है, तो संप्रदाय जो इलेक्टोरेट है उसके फादर जनक कहे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर्स। ठीक है, तो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर में जो है फर्स्ट टाइम इंडियंस को जो है एंट्री दी गई। तो अभी तक जो बात चल रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल और इस तरह से जो है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन ये जो वायसराय का अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और गवर्नर के भी अपने होते थे, तो उसमें जो है इंडियंस की एंट्री यहाँ भी स्टार्ट की गई। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले ऐसे मेंबर थे और वो लॉ मेंबर के रूप में उसमें नियुक्त किए गए थे। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? ना बोलिए कुछ भी। नो मैम, नो मैम, डाउट नहीं है। क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया, 1919 में, और इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो मॉन्टेग थे वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो है यहाँ के वायसराय थे। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, तो उसी तरह से उनके नाम पे पड़ा ये। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमने, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स वे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे जिसपे नियम बन सकता था, रूल बन सकता था, उसको जो है अब दो हिस्से में डिवाइड किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब प्रोविंसेस को भी पावर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब सिर्फ यानी कि जो है सेंट्रल जो है एक जगह से बैठ के पूरे इंडिया का नहीं चलेगा। अब जो आपने प्रोविंस में भी काउंसिल्स दिया है, तो उसके पास भी कुछ पावर होने चाहिए। तो जो है सभी सब्जेक्ट्स को जो जिसमें नियम बन सकते थे, रूल बन सकते थे, उनको 2 ग्रुप में, 2 लिस्ट में बनाया गया, अलग अलग सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल जो है सब्जेक्ट्स बनाए गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स द स्कीम ऑफ डुअल गवर्नेंस that is diarchy was introduced, under which they were further divided into 2 parts, transferred and reserved. तो पहले तो 2 लिस्ट बनाई गई, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या किया गया कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो है उसको 2 भाग में 2 तरह के उसमें 2 हिस्से किए गए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ठीक है, तो इसको डुअल गवर्नेंस बोलते हैं, डायरकी। यानी कि इसका ये मतलब है
कि एक तो जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं उस प्रोविंस के, वो तो रूल कर रहे हैं मिनिस्टर के माध्यम से, क्योंकि वही नॉमिनेट किए इलेक्ट किए जा रहे हैं जो वहाँ की जनता है। लेकिन अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऊपर से इंटरफेरेंस है, ठीक है, वाइसराय के माध्यम से। तो इसीलिए इसको जो है डुअल गवर्नेंस यानी कि डायरार्की कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंस जो है, प्रोविंस में क्या हो रहा था कि जो प्रोविंस में गवर्नर होते हैं, जैसे कि अभी स्टेट में गवर्नर होते हैं उस तरह से समझ लीजिए, और वो मिनिस्टर के जो है उनको सहायता करेंगे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जो है कानून बनाया जाएगा। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उस पे जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति गवर्नर जिम्मेवार नहीं होंगे, यानी कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उस पे जो मिनिस्टर्स हैं जो कि लोकल लोग चुन रहे हैं, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जो जिम्मेवार हैं। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे कि बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं या सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स थे वो रखे गए थे रिजर्व सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और उसको गवर्नर को जो है दिया गया था कि जो है आप इसमें निर्णय ले सकते हैं थोड़ा स्वतंत्र होके भी, और वो जो है इसके लिए जो जितने रिजर्व सब्जेक्ट्स पे जो कानून बनेंगे उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेवार नहीं थे, रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, यानी कि उनसे उस पर क्वेश्चन करना ये सब चीज नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश है, उनके इंटरेस्ट की जो चीजें थी वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में ही रखी गई थी, और गवर्नर को जो है उस प्रोविंस के गवर्नर को पूरा पावर दिया गया था इस मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल, ठीक है। तो जो सेंटर एट द सेंटर जो है, एक हम जानते हैं कि पार्लियामेंट की तरह जो बॉडी थी, जो आज पार्लियामेंट है उस तरह से इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर था। तो उसको उसमें अभी तक सिर्फ एक सदन होते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से 1990 एक्ट के माध्यम से इसको जो है उसमें 2 हाउसेज बनाए गए। बाई मतलब 2, कैमरल मतलब 2 हाउसेज। पहला लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे अभी देखें आप, जो पार्लियामेंट है इंडियन पार्लियामेंट, तो एक लोकसभा है और राज्यसभा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 मेंबर्स रखे गए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 मेंबर्स रखे गए। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री वेयर introduced, which granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax और education। तो फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया कि जो है डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो कंट्री में वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन ये लिमिटेड फ्रेंचाइज था, यानी कि अभी जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है इंडिया में, यानी कि सभी वोट दे सकते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है 18 साल का जिसको वोटिंग का पावर नहीं है। जो भी 18 साल से ऊपर का होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको जो है एक पर्सन को एक वोट का अधिकार है ना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को बोलते हैं। लेकिन उस समय जो है जो रिच होते थे, यानी कि जो प्रॉपर्टी जिनके पास ज़्यादा है, या फिर टैक्स जो है ज़्यादा देते थे, या फिर जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वही लोग जो है दिया गया। जो आम जनता में ऐसे लोग थे, वही लोग जो है उनको वोटिंग का राइट दिया गया। तो कम से कम फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो सही, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से। तो ये चीज़ हुई और लिमिटेड फ्रेंचाइज ही रखा गया, लेकिन शुरुआत हुई। तो ये माना जा सकता है कि ये जो है पॉपुलर डिमांड को मीट करने के लिए ये बनाया गया। इसमें लास्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1926। तो एक सेंट्रल लेवल पे, जैसे अभी यूपीएससी है जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करती है, तो वैसी एक बॉडी पहली बार बनाई गई, पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो है इस एक्ट के माध्यम से इसका प्रोविज़न किया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है ये एक्चुअल में हो पाया ये 1926 में ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया, ठीक है। लेकिन इसका प्रोविज़न जो है 1919 के एक्ट में ही रख दिया गया था। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ये वाला जो है थोड़ा सा बड़ा था एक्ट और इम्पोर्टेंट था। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए।
किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। आया सुमन, यस मैम, यस। बताइए। मैं आ गई। आगे बढ़े, अगर कोई डाउट नहीं है तो। यस मैम। ठीक है। तो ये एक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हमारा एक्ट है इम्पोर्टेंट, ये भी काफी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तो कई सारे प्रोविजंस आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी जो है इसमें से लिए गए थे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ 1935 तक जो है आज़ादी की मांग बहुत तेज जोर पकड़ चुकी थी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वगैरह जो है इसकी जो है पूरी भूमिका, ये सारी चीज़ है। तो उसके बाद जो है उसको थोड़ा शांत करने के लिए तो पॉपुलर डिमांड्स को माने भी गए इसमें। तो ये फिर एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रिटिश इंडिया या प्रोविंसेस भी कह सकते हैं एंड द प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स दो नेवर रियलाइज। तो अभी जो फेडरलिज्म है इंडिया में, ठीक है, कि सेंटर है फिर स्टेट है, बाद में तो पंचायती राज आया, लेकिन कम से कम सेंटर और स्टेट ये जो दो कॉन्सेप्ट है यानी कि पावर को डिवाइड किया गया। तो ये इस तरह का एक जो फेडरलिज्म का जो है बीज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सोचा गया ऑल इंडिया फेडरेशन जो है इस्टेब्लिश करने का सोचा गया इस एक्ट के माध्यम से, इसमें प्रोविजन रखा गया, लेकिन एक्चुअल में ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सेंटर रहेगा और इसके अंदर जो है ये हो गया ब्रिटिश इंडिया या प्रोविंसेस बोल सकते हैं, और ये हो गया प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जहाँ राजा लोग डायरेक्ट रूल करते थे इंडिया के अंदर। तो इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, लेकिन ये रियलाइज प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्जेक्ट्स वी आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस इनटू आइटम्स ऑफ 3 लिस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पावर के डिवीजन की बात जो है चल रही है, डिवीजन ऑफ पावर इसको बोलते हैं। तो उसके तहत जो है पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है कि प्रोविंसेस को भी अपने अधिकार जो है देना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ किनका क्या पावर है, किसके ऊपर कौन कितने चीज पे कानून बना सकते हैं। तो 3 तरह की लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट जो है उसके ऊपर अधिकार दिया गया कि सेंट्रल, सिर्फ सेंटर जो है उस पर रूल बना सकता है। ठीक है, उसमें 59 आइटम्स रखे गए, 59 सब्जेक्ट्स रखे गए। फिर नेक्स्ट लिस्ट थी जो प्रोविंशियल लिस्ट, यानी कि उसमें प्रोविंसेस जो है उस लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उस पर रूल बना सकती है, उस पर सेंटर जो है उस पर नहीं बना सकता है। और एक तीसरा रखा गया कंकरेंट लिस्ट, जिसपे जो है जरूरत पड़ने पे जो है सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी एजुकेशन जो है आज के डेट में इंडिया की आज़ादी के बाद करें तो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है कि उस पर सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये सारे हो गए कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स रखे गए। इसके अलावा बाय चांस अगर कोई पावर बच गया, ठीक है, जो इसमें नहीं आ पाया और इस तरह से बच गया कोई, तो वो जो है पावर दिया गया कि वाइसराय उसके ऊपर जो है नियम बना सकते हैं, उस पर उनका अधिकार होगा कहने का या नियम बनाने का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, the act abolished the diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy and introduced at the center। तो जो डायरकी है हमने यहाँ पढ़ी थी
यहाँ पे पिछले वाले एक्ट में। तो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स में प्रोविंस लेवल पे जो है तो उसको हटा दिया गया प्रोविंस लेवल पे, क्योंकि मांग हो रही थी कि जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, जो वहीं के लोग हैं सिर्फ वहीं शासन करें, ऊपर से लोग क्यों उसमें इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, जो वायसराय का है और ये सारी चीजें है, तो वो चीज हटा दिया गया। सिर्फ वहीं के लोग जो है मिनिस्टर्स जिनको डायरेक्ट इलेक्शन से जा रहे हैं उन्हीं का उस पर जो है उस पर नियम बना सकते हैं। बाहर का इंटरफेरेंस को इसके थ्रू मिनिमाइज करने की कोशिश की गई, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता बोलते हैं, इंडिपेंडेंस के रूप में आप देख सकते हैं कि बाहर का सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा पूरे तरीके से खत्म नहीं किया गया है, ये कोशिश की गई है और बहुत चालाकी से वायसराय के हाथ में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया था कि इसके ऊपर अगर कोई ऐसा गलती से रूल भी पास हो जाता है, अगर ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसको वायसराय उसको नलीफाई कर सकता था। और ये वाली जो डायरकी डुअल गवर्नेंस है ये प्रोविंसेस से हटा दिया गया, लेकिन सेंटर पे लागू कर दिया गया। और सेंटर पे जो है ये डायरकी जो डुअल गवर्नेंस चलता रहा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस और जो यहाँ के लोकल लोग थे वो जो है दोनों लोग का तो डुअल गवर्नेंस यहाँ पे चल रहा था सेंटर पे। लेकिन प्रोविंशियल में सिर्फ प्रोविंस के जो लोग थे उनके जो है वो लोग चलाएंगे शासन वहाँ का या नियम बनाएंगे, तो ये चीज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो जो ब्रिटिश का जिस पे जो है डायरेक्ट रूल था, ये जो ब्रिटिश इंडिया है, तो ये ऐसे 11 प्रोविंसेस थे टोटल पूरे इंडिया में, बाकी जगह जो है प्रिंसली स्टेट से इंडिया में। तो टोटल 11 प्रोविंसेस से तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया और जहाँ जहाँ मांग उठी वहाँ के लोगों द्वारा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ठीक समझा, तो वहाँ डुअल जो है यानी कि टू हाउसेस कर दिए गए बाइकैमरलिज्म जो सेंटर पे किया गया था। तो अब स्टेट में भी जहाँ जहाँ डिमांड उठी, यानी कि 6 स्टेट में ऐसा किया गया आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 6 जो प्रोविंसेस आप लिस्ट देख सकते हैं गूगल करके कि कौन कौन थे। तो बाइकैमरलिज्म मतलब जैसे कि बिहार में जो है वो बाइकैमरलिज्म है, यूपी में जो है 2 सदन है, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडिया के आज़ाद होने के बावजूद भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट में इस तरह से किया गया पहली बार इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एंड फेडरल बैंक, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट जो है जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट तो हो ही गया था, तो अब स्टेट्स में भी कोर्ट होंगे। तो एक फेडरल कोर्ट जैसे यहाँ फेडरलिज्म जो है आप देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो उसी तरह से फेडरल कोर्ट उसमें भी लाया गया। और फेडरल बैंक यानी कि जैसे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, तो उस तरह से एक फेडरल बैंक की भी स्थापना का इसमें प्रोविजन रखा गया इस एक्ट में। लास्ट पॉइंट है इट एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो मैंने बताया था सबसे पहले आज जो 1858 का एक्ट जो लिया था कि उसमें काउंसिल ऑफ इंडिया होगा जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, उसको यहाँ पे जो है खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है मैम। क्लियर है तो आगे बढ़े आगे। यस मैम। ठीक है, तो अब हम जो है आगे जो बढ़ रहे हैं वो लास्ट ही एक्ट है, उसके बाद इंडिया आजाद हो जाता है उस एक्ट से। तो बस लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। तो आज़ादी के पहले ये जो है लास्ट एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो ये नाम से ही क्लियर है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए एक्ट लाया गया था और उसमें क्या प्रोविजंस हैं। तो इम्पोर्टेंट ये कुछ, अच्छा जितने में भी मैंने प्रोविजंस पढ़ाया है तो वो मेन प्रोविजंस है, जो छोटे मोटे और प्रोविजंस होंगे, ठीक है, मैं उसे मना नहीं कर रही हूँ, तो ये मेन है। और जो है बाकी के लिए अगर डिटेल्स में जानने की इच्छा है तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस इतने ही नहीं होते हैं, ये मेन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दिस एक्ट कॉल्ड फॉर 2 डोमिनियंस नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान।
आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन ने आज़ादी दे दी इस एक्ट के माध्यम से, लेकिन एक कॉमनवेल्थ बॉडी क्रिएट की गई जो कि अभी भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह आप जो सुनते होंगे, तो उसमें होता क्या है कि ब्रिटेन जिन कंट्रीज को आज़ादी देता है, जैसे कि कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, ये सब जो कंट्रीज है, बहुत कंट्रीज के ऊपर जो है ब्रिटेन का शासन था। तो जो आज़ाद हुआ तो फिर उनकी भी इच्छा ली गई गवर्नमेंट से, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा के विपरीत, लेकिन ठीक है आज़ादी मिल रही थी तो चलो एक कॉमनवेल्थ जो है उसमें कि शामिल रहेंगे, तो एक नॉमिनल जो है एक इम्पोर्टेंस रहा, तो वही बात है। तो खैर कॉमनवेल्थ अभी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है इस एक्ट से जो इंडिया को दो भाग में विभाजित किया गया, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये डोमिनियन जो है आप लोग, मैं चाहूंगी कि खुद से भी थोड़ा सा पढ़िए कि क्या है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगी, खुद से पढ़िए क्योंकि इसमें आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि हाँ इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो सोवरेंटी ऐसा नहीं है कि सोवरेंटी नहीं दी गई, तो सोवरेंटी दी गई और आज़ाद हो गया, और इंडिया के दो टुकड़े हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दो कंट्रीज इस एक्ट के माध्यम से क्रिएट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेंशन पावर टू बी ट्रांसफर टू द इंडियंस ऑन 15 अगस्त 1947। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि जो है जो पावर है हम ट्रांसफर कर देंगे इंडिया को, और हम अपने पास इंडिया को रूल करने के लिए कोई पावर नहीं रखेंगे, यानी कि आज़ादी दे रहे हैं तो फिर पावर भी सौंपना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द वाइसराय एंड द गवर्नर्स वेयर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स, ठीक है। तो जब तक इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता है आज़ादी के बाद, तब तक जो है नॉमिनल रूप पे नाम के लिए ही सही, लेकिन वाइसराय रहेंगे और स्टेट में गवर्नर्स रहेंगे और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया। तो आप जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी जो है इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहले और आखिरी जो है वाइसराय थे, और उसके बाद जो है वो इंडिया का जो है वो बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, फिर उसके बाद से वो पोस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट असाइंड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो पूरे तरीके से इंडिया के लोगों को सिर्फ इसमें थे और कोई बाहरी नहीं था, तो एक असेंबली बनाई गई थी, और इसको जो है ब्रिटिश ने अपना जितना भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है इसको सौंप दिया गया, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, एक नया गवर्नमेंट ना बन जाए। तो लेकिन आज़ादी तो देनी है, तो आज़ादी के बाद तो ब्रिटेन अपने हाथ में पावर रख नहीं सकता, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की, उसको जो है इन्होंने पावर सौंप दिया, और इसी असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट, द प्रिंसली स्टेट्स वे आर गिवन द चॉइस टू आइदर रिमेन इंडिपेंडेंट और accede to India or Pakistan. The British sovereignty over these kingdoms was terminated. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो तो शामिल हो गया, आज़ादी होते ही वो इंडिया में हो गया, लेकिन मैंने बताया था 500 से भी ज़्यादा ऊपर में रियासतें थी, तो उनको ये जो है अधिकार दिया गया कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में, ये आप चुनिए। ये हर एक प्रोविंस जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये पावर दिया गया, और जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो ब्रिटिश की अधीनता थी, ब्रिटिश सुजरेनिटी, उसको खत्म कर दिया गया, और प्रोविंसेस अब आज़ाद थे ये निर्णय लेने के लिए कि इंडिया में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहने के लिए। फिर इसमें आप लोग जानते हैं प्रैक्टिकली बहुत सारा झमेला हुआ, कश्मीर और ये सारी चीज़ें, कुछ उसमें फिर इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते थे, इंडिया में भी नहीं जाना चाहते थे, पाकिस्तान में भी नहीं थे, ये सब। खैर इस एक्ट में यही प्रोविज़न था, तो हम लोग का ये खत्म हुआ। अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई